जी, ये था हमारे पास कल का टास्क। एक करेक्टर कंडीशन, आस्क यूजर टू एंटर एन अल्फाबेट एंड शो इफ इट इज वोवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, आज हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि आप लोगों की छुट्टियां हैं तो आप जितना टाइम दे सकते हैं दें इसको। फिर आपको पता है आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपके पास कॉलेज का भी बर्डन होगा। और ये भी, और मुझे ये बताएं कि कॉलेज में, अच्छा चलें वो बाद में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कल जो आपको टास्क दिया था उसमें ये था कि आपने यूजर से एक करेक्टर लेना है अल्फाबेट, और आपने बताना है कि वो वावल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब उसका तरीका ये है कि आपने जो यूजर से करेक्टर लेना है वो सिंगल डिजिट होगा। तो आप इसको करेक्टर डेटा टाइप लेंगे और इसका आप कोई भी नाम रख लें, जैसे सी एच रख लेते हैं, सी एच फॉर करेक्टर। और सी आउट करते हैं सबसे पहले। हमने ये सीखा था शुरू की क्लासेस में कि हम सबसे पहले हेडर सेट करते हैं। तो हेडर में हम लिख देते हैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स। ठीक हो गया। और यहाँ पर आती है बैकवर्ड स्लैश। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, दो बैकवर्ड स्लैशेस इस्तेमाल करते हैं और फिर सी आउट करते हैं और यूजर से कहते हैं कि बैक स्लैश न्यू लाइन में जाकर हम यूजर से कहते हैं कि एंटर अ करेक्टर, बल्कि अल्फाबेट कहते हैं, एंटर अल्फाबेट या राइट, बल्कि प्रेस भी कह सकते हैं, पर जो भी है, राइट अल्फाबेट। यूजर जैसे ही वो अल्फाबेट राइट करेगा तो हमने उसको सी एच में गेट कर लेना है, और साथ हम उसको डिस्प्ले भी करवा लेंगे। गेट सी एच या गेट सी एच ई यूज करने के लिए हमें टॉप पे इस्तेमाल करना पड़ता है कोनियो डॉट एच का। ओके, और इससे क्या होगा, सी एच के अंदर करेक्टर आ जाएगा। अब हम स्टेटमेंट यूज करेंगे स्विच की, और स्विच के अंदर हम पास कर देंगे सी एच को। अच्छा बच्चों, पेपर में ना इसको अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आपने जितने भी वेरिएबल्स बनाए हैं उसके बाद आप एक लाइन छोड़ें, उसके बाद ये सी आउट की सी इन की स्टेटमेंट्स लिखें, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ें और फिर आगे नेक्स्ट काम करें। इससे ये होता है कि आपका थोड़ा सा पेपर प्रेजेंटेशन खूबसूरत हो जाती है, और ये चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। अब जब ये करेक्टर हमारे पास पास होगा तो हमने सबसे पहले लगाना है केस, और उसमें हमने चेक करना है कि क्या ये ए प्रेस किया गया है यूजर की तरफ से। तो यहाँ फिर हमने चेक करना है यूजर की तरफ से ई प्रेस किया गया है, या फिर यूजर की तरफ से आई प्रेस किया गया है, या फिर यूजर की तरफ से ओ प्रेस किया गया है, या फिर यूजर की तरफ से यू प्रेस किया गया। तो इन तमाम केसेस के अंदर ये वावल्स होते हैं, और यही काम आपने करना है कैपिटल के लिए भी। ए कैपिटल हो, ई कैपिटल हो, आई कैपिटल हो, या फिर यू कैपिटल हो, इसी को हम कॉपी करते हैं और दोबारा से यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसको फिर अब हम कैपिटल ए बी सी लिख देते हैं, ए ई आई ओ यू। इन तमाम केसेस में आपको सी आउट करना पड़ेगा, और सी आउट आप क्या लिखेंगे, वावल। आपने जो की प्रेस की है वो वावल की है, और इससे पहले हमें एक स्लैश एन दिखानी पड़ेगी इस तरीके से। और यही चीज हम दोबारा से रिपीट करेंगे, ए ई आई ओ यू के बाद हम रिपीट करेंगे कॉन्सोनेंट्स के लिए। और यहाँ पर ब्रेक की स्टेटमेंट आपने लाजमी लगानी है, ताकि अगर ये केस रन हो जाता है तो फिर आगे वाले केसेस ना रन हो। और यहाँ पर आप लगाएंगे बी कैपिटल बी, फिर सी कैपिटल सी, फिर डी कैपिटल डी, ई हो गया एफ कैपिटल एफ, फिर आएगा जी कैपिटल जी, एंड सो ऑन। बाकी आप खुद कर लेंगे, जितने भी हैं वो सारे के सारे फिर आप
मजीद ऐड करेंगे। सी आउट, थोड़ा सा इसको राइट करके लिखते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट को भी यहाँ से राइट करके लिखते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं सी आउट। और आपने जो एंटर किया है वो है जी कॉन्सोनेंट। बच्चे ब्रेक स्टेटमेंट लगाएं या ना लगाएं, उससे इस जगह पर तो फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट हम तब लगाते हैं जब हम ये चाहें कि असल में होता क्या है कि जो ब्रेक की स्टेटमेंट है ना, ये वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू राइट ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस सी प्लस प्लस। इससे होता यह है कि अगर आपने ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई ना, तो ये केस भी चेक होगा, ये केस भी चेक होगा, ये केस भी चेक होगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, जो केस ट्रू होता है ना, फिर उसकी बॉडी रन होती है। तो जब इनमें से कोई भी केस है ना, उसकी बॉडी जब रन होगी तो उसमें ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी। अब वावल एंटर किया हुआ था, तो ये बाकी केसेस जो है वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्किप हो जाएंगे, ठीक है। When C++ reaches a break keyword, it break out of the switch block. This will stop the execution of more code and case testing inside the block. When a match is found and the job is done, it's time for a break. There is no need for more testing. ठीक है, मजीद हमें टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और एआई ने भी आपको कुछ बताया कि राइटिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रिवेंट्स द एग्जीक्यूशन फ्रॉम फॉलिंग थ्रू टू द सबसीक्वेंट केसेस आफ्टर अ मैच इज फाउंड। जब मैच फाउंड हो जाता है तो उसके बाद मजीद केसेस चेक करने की जरूरत नहीं रहती। अब देखिए वो कह रहा है विदाउट अ ब्रेक स्टेटमेंट वंस अ मैच्ड केस इज एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम continuous running into the next case which can lead to unintended behavior or logical error in the program that is executing multiple cases instead of stopping at the first one। अगर मल्टीपल केसेस ट्रू हो रहे होंगे ना, तो उसके बावजूद वो मल्टीपल ही आउटपुट शो करवा रहा होगा, क्योंकि वो चेक तो सबको करेगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का फायदा ये होता है कि अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया हुआ है ना, तो ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से वो फिर नेक्स्ट केसेस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। यहीं से ब्रेक कर देगा, बाकी केसेस को एक्सक्लूड कर देगा और इस स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। इसलिए स्विच के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगाना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप नहीं लगाते और आपको पता है किसी एक केस ने ठीक होना है, तो कोई मसला नहीं, आप ब्रेक स्टेटमेंट मत लगाएं, बट उससे ये होगा कि आपका प्रोग्राम बाकी केसेस को भी एग्जीक्यूट करेगा। इससे आपके प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन टाइम है ना, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। आई होप सो के पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब कि हमारे स्टेटमेंट के बाद सेपरेटली ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते तो उसकी जरूरत नहीं होती। देखिए, होगा यहाँ पर ये कि अगर ए है ना, तो हमने यहाँ पर लेट सपोज लिखना था कि ए के केस में वावल है ब्रेक, ई के केस में वावल है ब्रेक, आई के केस में वावल है ब्रेक। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि हमें ये तो पता है कि सारे केसेस उसने रन करने हैं, तो अगर ए केस ट्रू हो गया तब भी, ई केस ट्रू हो गया तब भी, आई केस ट्रू हो गया तब भी, इनमें से कोई भी केस अगर ट्रू होगा तो आउटपुट में आ जाएगा वावल। और अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो फिर वो इस केस पे आ जाएगा। इस केस में क्या करेगा कि आपको बताएगा सी आउट कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट बता देगा, हम यहाँ पर लगा देंगे ब्रेक स्टेटमेंट, और इसके बाद हम लगा देंगे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर हम लगा देंगे सी आउट, और सी आउट में हम दिखा देंगे वो करेक्टर सी एच, और यहाँ पर हम बता देंगे इज नॉट एन अल्फाबेट। तो जैसे हमारी बुक में वीक्स वाला प्रोग्राम है, इसमें हर स्टेटमेंट के बाद ब्रेक स्टेटमेंट होती है। जी बच्चे, अगर आपकी बुक में ऐसा है तो मुझे अगर आप पेज नंबर बता दें, बुक मेरे पास है तो मैं उसको देख लेता हूँ। AEIOU डिफॉल्ट आ गया जी, मेरे सामने लकीली वही पेज खुल गया। पेज नंबर है ये आपका 78, और इसके ऊपर जो है ना आपका केस 1 मंडे, और उसके बाद ब्रेक लगेगी। अब यहाँ पर ये होगा कि वीक डे आपके पास यूजर या तो 1 एंटर करेगा या 2 एंटर करेगा। तो उसने अगर 1 एंटर किया तो ऑब्वियस ही बात है केस 1 ही ट्रू होगा, बट वो क्या करेगा, केस 2 3 4 5 को भी वो चेक करेगा।
तो जब वो बाकियों को चेक करेगा ना, तो इस केस में क्या होगा कि वो बाकी ट्रू तो नहीं होंगे, लेकिन चेक वो सबको करेगा। और जब वो बाकी सबको भी चेक करेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा ले रहा है। जब प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लेता है ना, तो उसका मतलब फिर ये होता है कि आपके कंप्यूटर में एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा ले रहा है आपका प्रोग्राम। आपका प्रोग्राम जो है वो अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि उसको रोक देती है। और बुक में जो है ना, आपके पास डिफॉल्ट के अंदर कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, B C D E F G के बारे में नहीं लिखा हुआ। बट हमने हर लूप होल को कवर करना है ना, हम बुक को फिलहाल फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग अगर सीखनी है तो फिर हम चाहते हैं कि हम ठीक तरीके से सीखें, कि हमें प्रोग्रामिंग की हर बात समझ आ जाए। अब जैसे देखें बुक ने क्या किया हुआ है, कि बुक ने एक केस लगाया हुआ है AEIOU का, पेज नंबर जो 78 का, आई गेस 78, 78 के ऊपर अगर आप देखें ना, AEIOU के अंदर और डिफॉल्ट के अंदर लगा हुआ है कॉन्सोनेंट। तो इस तरीके से उसने लिखा है AIOU, और डिफॉल्ट के अंदर उसने लिख दिया है कि जो आपने करेक्टर एंटर किया है इज कॉन्सोनेंट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज कॉन्सोनेंट। ठीक है, समझ आ गया। अब देखें बुक में क्या लिया लिखा हुआ है इस तरीके से। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पहले हमें सेव करना पड़ेगा। क्लास 5 इज ऑलरेडी ओके, आज क्लास 6 है। ठीक है। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रॉब्लम आ गया, हैश इंक्लूड की स्पेलिंग ठीक नहीं है। और अब ये प्रोग्राम रन हो गया। अब मैंने देखे अगर तो ए एंटर किया ना, तो वो कह रहा है ए इज वावल। और अगर मैंने यहाँ पर सी एंटर किया है तो वो मुझे कहेगा सी इज कॉन्सोनेंट। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पर वन एंटर करता हूँ, तो वन ना वावल है ना कॉन्सोनेंट है, तो वन पे भी मुझे कहेगा कि वन इज कॉन्सोनेंट। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने डिफाइन किया कि B C D E उधर चला गया, F G H I J सारे के सारे बाकी आपको इसी तरीके से लिखने पड़ेंगे, वो हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। और यहाँ पर हम यूज करेंगे डिफॉल्ट का केस, कि इन दोनों के अलावा अगर यूजर कोई चीज एंटर करता है तो हमने बताना है कि इज नॉट एन अल्फाबेट, इज नॉट एन अल्फाबेट। सो ये ना आपके पास वॉवल है ना कॉन्सोनेंट है, हम नहीं डिफाइन कर सकते। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा ना, तो देखें ए के लिए बताएगा वॉवल, कैपिटल ए की अगर बात की जाए तो कैपिटल ए में भी बताएगा वॉवल। और अगर हम बात करें जैसे सी की, तो सी पे बता रहा है कॉन्सोनेंट, और कैपिटल सी पे भी कॉन्सोनेंट बताएगा। और अगर हम इसको कोई और नंबर देते हैं ABC से हटकर, जैसे वन दे दिया, तो देखिए वन इज नॉट एन अल्फाबेट। तो हमने इस लूप होल को भी कवर कर लिया कि यूजर की तरफ से कोई ऐसी इनपुट भी आ सकती है। ठीक है, तो हमने डिफॉल्ट केस का इस्तेमाल किसी और तरह से कर लिया। अदरवाइज बुक का भी ठीक है, लेकिन उसमें ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ था। क्लियर है, ये आपने इस तरीके से करना था। और ये मैंने लिखा है सिर्फ B C D F G के लिए। आगे H है, एच जी के बाद H है, फिर K, फिर L, फिर M, फिर N, फिर O वावल में चला जाएगा, फिर P Q R S T, U उधर चला जाएगा, V W X Y Z। तो वो इसके अंदर चला जाएगा। वो सारे के सारे आपके पास कॉन्सोनेंट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गया कि कैसे आपने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को स्विच केस के जरिए करना है। उसके अलावा अगर आप इफ के जरिए करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, आपने और केस लगाना है। अभी हम चलते हैं आगे अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज हम इंशाल्लाह ताला कुछ चीजें पढ़ेंगे। अच्छा, मल्टीपल लाइन कमेंट्स के बारे में आपको पता है ना, कि अगर हम इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश लगाएं और 8 दबाएं, Shift 8, तो ये स्टैरिक आ जाता है, और जहां पर हमने इसको एंड करना होता है वहां पर जाकर स्टैरिक लगाते हैं और फिर फॉरवर्ड स्लैश, तो ये सारा का सारा कमेंट बन जाता है। फिर यहाँ से हम अपने कोड को मजीद कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है। अच्छा, आज हमने दो चीजें पढ़नी हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर उनको मेंशन कर देता हूँ। एक हमने पढ़ने हैं मैनिपुलेटर्स, और दूसरा हमने पढ़ना है टर्नरी ऑपरेटर्स। और अगर टाइम बच गया तो फिर इंशाल्लाह हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, बल्कि मैं सिंपल यहाँ पर ऑपरेटर्स की बात कर लेता हूँ, कि हमने यहाँ पर कुछ मजीद ऑपरेटर्स हैं जिसको हमने पढ़ना है। तो मैनिपुलेटर्स यूज करने का तरीका ये होता है
कि आपने एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी होती है जिसका नाम है IOMANIP। IO मैनिपुलेटर जो है वो आपने यूज करना है। और मैनिपुलेटर कहते हैं कि आपने अपने डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर कुछ चेंजेस लेकर आनी हो, जैसे एस्केप सीक्वेंसेस थे, न्यू लाइन के लिए स्लैश एन इस्तेमाल होता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर दिस इज आवर सिक्स्थ क्लास, वी आर स्टडिंग IO मैनिपुलेटर्स। अब ये लेट सपोज आपने प्रिंट करवाना है स्क्रीन के ऊपर, तो ये सिंपल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा एक लाइन के अंदर। बट अगर आप लाइन ब्रेक करना चाहते हैं तो एस्केप सीक्वेंस यूज करेंगे, तो आप यहाँ पर लगाएंगे स्लैश एन। और अगर आप इस एस्केप सीक्वेंस नहीं यूज करते तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे ये एक स्ट्रिंग, उसके बाद आप डबल साइन लगाएंगे सी आउट वाले, और लिखेंगे END एंड L फॉर लाइन। और उसके बाद फिर आप ये डबल साइन लगाएंगे लेस देन के। और एंड लाइन जो है ये एक मैनिपुलेटर है। ये क्या करेगा कि आपके जो नेक्स्ट लाइन होगी उसको न्यू लाइन में ले जाएगा, यानी कि इस क्लास के बाद लाइन को ब्रेक कर देगा। ठीक है। एक ये मैनिपुलेटर है, और दूसरा मैनिपुलेटर इस्तेमाल होता है विड्थ वाला। स्क्रीन पे विड्थ सेट करने वाला। उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं जरा समझिएगा इसको। सी आउट, आपने यहाँ पर लिखा जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल है प्राइस, और प्राइस के आगे उस प्राइस के हवाले से जो लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट, और यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी रेंज, जैसे हम कहते थे 12। और उसके आगे लिखी हुई है हेडिंग्स। ये बेसिकली पहली लाइन जो है ना, ये हेडिंग की है प्राइस, PRICE प्राइस। अब ये जो सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर है ना, ये करता क्या है, इधर ही समझ लीजिएगा इसको। कि जो आपने आउटपुट आएगी ना, वो आएगी PRODUCT प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट के बाद ना ये जो 12 है ना, इस 12 का मतलब होगा कि इसके बाद 12 स्पेसिस देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 स्पेसिस देने के बाद इधर एंड से शुरू करना है। यहाँ पर आएगा ई, इधर आएगा सी, इधर आएगा आई, इधर आएगा आर, इधर आएगा पी। यानी कि 12 जो स्पेसिस है ना प्रोडक्ट के बाद, वो इस तरह से बनेगी कि ये देखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरीके से प्रिंट आएगा। हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जब हम टेबल बेसिकली ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ये चीज हमें वहां पर हेल्प करती है। अब यहाँ पर आपकी बुक को ही हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक मैनिपुलेटर लगा हुआ है हेडलाइन का, और उसके बाद सी आउट में उसने पहली प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। हम कुछ भी कर लेते हैं, जैसे एप्पल कर लेते हैं। एप्पल सेट W12। और यहाँ पर उसकी हम प्राइस लिख लेते हैं, जैसे एप्पल जो है वो 350 के लेट सपोज KG है। ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा फिर एंड लाइन। अब इशू यहाँ पर क्या होगा कि देखिए प्रोडक्ट ने जो जगह ली है वो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्पेसिस जो है वो प्रोडक्ट ने यूज की है, और एप्पल कर रहा है 3 4 और 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट एंड प्राइस तो आपको ऐसे दिखेगा, बट एप्पल और 350 kg आपको ऐसे दिखेगा कि यहाँ पर लिखा होगा APPLE एप्पल, और उसके बाद 12 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और यहाँ पर लिखा होगा G, यहाँ पर लिखा होगा K, यहाँ पर लिखा होगा 0, यहाँ पर लिखा होगा 5, और यहाँ पर लिखा होगा 3। तो आपकी जो ये राइट अलाइनमेंट है ना, ये ठीक नहीं होगी। ठीक है, उसको कैसे ठीक करना है वो भी आपको बताता हूँ। तो ये देखिए प्राइस और KG जो है वो आपको ठीक तरीके से नहीं नजर आए। उसका तरीका यह है कि जो आपने पहला इन्वर्टेड कॉमास यूज किया है ना, आप कोशिश करें कि इसमें स्पेस दें और इनको इस जगह पर अलाइन करके रखें। ठीक है, जब आप इसको अलाइन करके रखेंगे ना, तो एप्पल के बाद ये दो स्पेसिस आपने इधर एक्स्ट्रा दे दी। तो यहां से जो दो स्पेसिस है ना वो आपको एक्स्ट्रा मिल गई।
तो मैं जब यहाँ पर दो स्पेसिस दूंगा तो ये देखें प्राइस के नीचे 350 kg जो है राइट साइड पे अलाइन हो गया। अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं तो वो देखें प्राइस और नीचे 350 kg अलाइन हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसको मजीद आगे लेकर चलते हैं, आप कोई और इसमें फ्रूट ऐड करते हैं एप्पल के साथ, अब आप कहते हैं जी मैंने बनाना भी रेट ऐड करना है, तो ये लिखा बनाना और इसके बाद आपने एक स्पेस छोड़ दी। ठीक है। और इसका रेट जो है वो लेट सपोज डजन में होता है, तो आप इसको लिखते हैं 250 के डी फॉर डजन कर दें। अब क्या होगा, अब बनाना के बाद आपने इस प्रोडक्ट में जो टी वाली जगह थी ना, आपने उसकी जगह पर एक स्पेस खाली छोड़ दी और बाकी जो 12 थे ना वो इस तरीके से आगे, और 250 डी जो है वो राइट साइड से उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर आपको समझ आ गया बच्चों? आप इसको मजीद अच्छे से समझना चाहते हैं, आप इस 12 की वैल्यू को लिखे 70, इसको लिखे 70 और इसको लिखे 70। आपको फर्क नजर आ जाएगा कि ये 70 का मतलब है कि वो यहाँ पर इसके बाद 70 स्पेसिस छोड़ेगा यू, और फिर आखिर से लिखना शुरू करेगा PRICE प्राइस, और आखिर से लिखना शुरू करेगा 350 kg, और आखिर से लिखेगा 250 डी। क्लियर है ये पॉइंट? मैनिपुलेटर्स आपको समझ आ गए? अगर आपको मैनिपुलेटर समझ आ गए तो हम साथ ही आज का टास्क यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। टास्क नंबर ये होगा 6, और इसके अंदर जो आपका पहला प्रोग्राम होगा उसमें आपने लिखना होगा जी, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ स्टूडेंट मार्क्स। और स्टूडेंट के मार्क्स होंगे, जैसे लिखा होगा 1 डॉट, पहले लिखा होगा रोल नंबर, फिर लिखा होगा नेम, और फिर लिखा होगा इंग्लिश, और फिर लिखा होगा उर्दू, और फिर लिखा होगा मैथ्स। और यहाँ पर आप लिख देंगे बच्चे के मार्क्स 01 रोल नंबर, और नेम में आप जैसे लिख देंगे आयशा। इंग्लिश के मार्क्स होंगे जैसे 20, उर्दू के मार्क्स होंगे जैसे 25, और मैथ्स के 30 आउट ऑफ 30। तो रैंडम मार्क्स हैं, आप उसमें कुछ भी आपसे, बस ये चीज चेक की जाएगी कि आपका ये टेबल किस तरीके से आपने बनाया है। ठीक है। ये जो टेबल है ना, जैसे भी हमारा टेबल यहाँ पर बना हुआ है ना, इसमें हमने प्रोडक्ट और प्राइस दो कॉलम्स लिए हैं, आपने दो से ज्यादा कॉलम्स लेने हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें आप इसको किस तरीके से कवर करते हैं। आप अगर कंप्यूटर पे करेंगे ना तो उसका आपको फायदा ये होगा कि साथ साथ आउटपुट आ रही होगी, तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगी कि हम थोड़ा सा चेंज क्या करें तो हमारा टेबल ठीक तरीके से बन जाएगा। पर इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से करते हैं। ये आपका टास्क जो है आज का, उसमें पहला क्वेश्चन ही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं टर्नरी ऑपरेटर की तरफ। टर्नरी ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स की जगह पर। मैं इसको भी नीचे की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर हम मेन की दोबारा से ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स में ये होता है कि देखिए, जैसे आपने भी पिछले दिनों में एक प्रोग्राम पढ़ा था कि जिसमें हम मार्क्स लिखते हैं और यूजर से कहते हैं कि इंटर योर मार्क्स, और हम कहते हैं सी इन मार्क्स, और हम चेक करते हैं कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 32, 33 वाला हमने पास रखा हुआ है, और 32 से अगर ग्रेटर है तो हम सी आउट करके यूजर को कहते हैं कि पास, और अदरवाइज हम यूजर को कहते हैं यू आर फेल। ऐसा ही होता है। इसको हम रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ठीक चल रहा है। 12 और 12 पे वो फेल कर रहा है, और 33 से अबव, 33 या 33 से अबव होंगे तो उसको कहेगा यू आर पास। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये भी होता है आपके पास कि आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स लिखने की बजाय, जब आपके पास एक कंडीशन होती है, जब आपके पास उसमें एक स्टेटमेंट होती है, तो उसके कुछ तरीके होते हैं। जैसे भी यहाँ पर आपके पास एक स्टेटमेंट है, तो आप इफ के साथ उसकी ब्रैकेट्स अगर नहीं भी लगाते तो तब भी आपका इफ एल्स इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट जो है वो इफ का पार्ट ही काउंट की जाती है। ठीक है। तो देखिए आपका प्रोग्राम ठीक रन हो रहा है, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट के लिए ब्रैकेट लगाना कंपलसरी नहीं होता। तो एक चीज आपको समझ आ गई, ब्रैकेट्स लगाना, और एक ये कि ब्रैकेट्स कब नहीं लगाई जाती, और एक चीज आपको समझ और आनी चाहिए जिसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में ये होता है कि आप सबसे पहले दो ब्रैकेट्स लगाते हैं सर्कल की, और इसके अंदर आप लिखते हैं कंडीशन।
कंडीशन के बाद आप लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, इस कंडीशन से क्या निकलेगा। अगर इस कंडीशन से ट्रू निकला ना, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स ग्रेटर देन 32, तो अगर मार्क्स ग्रेटर देन 32 होंगे तो यहाँ पर लिखी हुई जो स्टेटमेंट है ना वो रन होगी। यानी कि अगर ट्रू हुआ तो ये स्टेटमेंट चलेगी, उसके बाद दो नुक्ते यानी कि कॉलन आता है, और उसके बाद आता है फॉल्स। यानी कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये वाली लाइन चलेगी। ठीक है, और बुक में जो इसका सेंटेक्स लिखा हुआ है वो इस तरीके से है कि यहाँ पर आती है कंडीशन, कंडीशन के बाद यहाँ पर आती है एक्सप्रेशन वन, और यहाँ पर आती है एक्सप्रेशन टू, और फिर सेमीकोलन। ठीक है, अब इसी को हम जो इफ एल्स वाला प्रोग्राम है इसी को करके देखते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं मार्क्स, अगर मार्क्स ग्रेटर हुए 32 से, तो अगर वो ट्रू हुआ यानी कि मार्क्स ग्रेटर देन 32 हो गए, तो हमने सी आउट करना है कि यू आर पास, और दो नुक्ते लगाने हैं, और उसके बाद दोबारा सी आउट लिखनी है, और हमने फिर आउटपुट करना है कि अगर आपके मार्क्स 32 से अबव ना हुए तो यू आर फेल। ठीक है, बाकी सारा मैं कमेंट कर देता हूँ। और आपको पता है कि जो डबल लाइंस के साथ हम कमेंट लिखते हैं वो एग्जीक्यूशन के टाइम प्रोसेस नहीं होते। ठीक है, ये जो कमेंट्स मैंने लिखे हैं ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे प्रोसेस नहीं होते। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखें वही आउटपुट आएगी। इसमें भी मैंने पास लिखा था, इसमें भी पास लिखा, तो मैं इसको जरा साथ वन लिख देता हूँ ताकि एक डिफरेंस रहेगा कि ये वाला ही चला है। तो देखिए मार्क्स दूंगा मैं 12, तो कहेगा यू आर फेल। फेल के साथ क्या लिखा हुआ है, साथ वन लिखा हुआ है ना। इसी तरीके से मैं दोबारा एंटर करता हूँ इसको, और यहाँ पर मार्क्स पास करता हूँ जैसे 33, तो पास वन। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर इस तरीके से इस्तेमाल होता है। अब अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि इसमें दो कंडीशंस आती हैं या नहीं, तो आप ऐसे करें कि अगर मार्क्स बच्चे के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और मार्क्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, 100 है, तो इसका मतलब है कि बच्चे के मार्क्स जो है वो वैलिड है, और अदरवाइज वो क्या है, इनवैलिड है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो अगर मैं मार्क्स एंटर करता हूँ 12, तो इसका मतलब ये वैलिड मार्क्स है, और अगर मैं एंटर करता हूँ 101, तो ये इनवैलिड मार्क्स है। अभी हम इसको एक और तरीके से चेक करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अब एडवांसमेंट की तरफ लेकर जा रहा हूँ, बस दुआ करिएगा कि ये रन हो जाए। अब अगर तो बच्चे के मार्क्स जो है वो इस रेंज के अंदर है, तो हम पास फेल चेक कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पर एक टर्नरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी ऑपरेटर लगाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ मार्क्स ग्रेटर देन 32, क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद मैं यहाँ पर पहली एक्सप्रेशन लिखता हूँ जिसमें मैं मेंशन करता हूँ सी आउट पास। और ये मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ, पता नहीं ये चलता है कि नहीं चलता, और सी आउट फेल। लेट्स चेक कि ये चलता है या कोई एरर देता है। 12 फेल। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे इफ के अंदर इफ लगा सकते हैं, इसी तरीके से हम टर्नरी ऑपरेटर के अंदर भी टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हैं। 101 पे इनवैलिड मार्क्स आएंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये पॉइंट समझ आया है तो मुझे बताइएगा जरा जल्दी से। जल्दी से मुझे मैसेज में यस नो का कोई बता दे कि ये पॉइंट समझ आ गया। ठीक है, एक बच्चे को समझ आ गया, बाकी तो भी आंसर करें भाई कि आप लोगों को भी समझ आ गया। देखिए क्लास ये लेने का मकसद ये नहीं है कि हमने एक जो 4 to 5 वीक्स का टाइम है बस हमने वो पूरा करना है। हमारा मेन मकसद ये है कि हमें जो कॉन्सेप्ट्स है प्रोग्रामिंग के वो आ जाए हमारे लिए। फिर 9th 10th की बुक हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक हो, या इससे बड़े लेवल की बुक हो, हमारे बेसिक के जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो हमारे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपने इस क्लास को थोड़ा सा भी सीरियस ले लिया तो इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी में आप लोग इंशाल्लाह दुआई देंगे। लास्ट पे जी हमने कुछ ऑपरेटर्स को डिस्कस करना है। जल्दी से इसको मैं स्टार्ट करूंगा, हमारे पास क्लास के 9 मिनट्स रह गए। बच्चे आप ना, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया। लास्ट पे ऑपरेटर्स है जी। हमारे पास ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एक टर्नरी ऑपरेटर्स तो हमने पढ़ लिए। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेटर हम
स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारे पास होते हैं अर्थमेटिक्स, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं जैसे अर्थमेटिक्स के साथ प्लस असाइनमेंट, यानी कि इन दोनों अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर का मिक्सचर। एक होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जैसे इक्वल। एग्जाम्पल के तौर पर आप बात अगर करें इसकी, तो इक्वल का इस्तेमाल होता है वहां पर जहां पर आप लिखते हैं ए इज इक्वल टू 10, या आपने लिखा होता है सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इस तरह से। अर्थमेटिक की अगर हम बात करें तो ये होते हैं प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, जिसके लिए हम स्टैरिक इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, और डिवाइड का, उसके अलावा मॉड्यूलस, जिसके लिए हम परसेंटेज का सिग्नेचर इस्तेमाल करते हैं। और थर्ड पे आते हैं आपके पास अरिथमेटिक प्लस असाइनमेंट। अरिथमेटिक होते हैं इक्वल, और ये वाले होते हैं, सॉरी, असाइनमेंट होता है इक्वल और अरिथमेटिक होते हैं आपके पास ये वाले सिग्नेचर। तो इसका जो कम्बिनेशन होता है ना, यानी कि प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, फिर है जी मल्टीप्लाई इक्वल, और डिवाइड इक्वल, और मॉड्यूलस इक्वल, ये इस्तेमाल होते हैं। इनको कहते हैं अर्थमेटिक असाइनमेंट। कंपाउंड का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है इनके लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि सर, आपने इक्वल को हमेशा बाद में क्यों इस्तेमाल किया? आपने इक्वल और प्लस यू क्यों नहीं लिखा? आपने क्यों कहा कि प्लस पहले आएगा और उसके बाद इक्वल आएगा? तो उसको समझ लें जरा। लेट सपोज आप क्या कहते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है ए, जिसकी वैल्यू है 10। तो इसका मतलब है कि ये 10 प्लस 10 है ना। मैथमेटिक्स में अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई सिग्नेचर नहीं होता तो प्लस का सिग्नेचर होता है। तो आप इसको 10 लिखें या प्लस 10 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन इससे आपको एक चीज ये समझ आती है कि अगर आपने इक्वल के बाद प्लस लिखा तो ये प्लस बेसिकली इस वैल्यू का साइन है। ठीक है, लेकिन अगर आपने आगे चलकर इस वेरिएबल के साथ प्लस इक्वल टू 10 लिख दिया, इसका कुछ और मतलब है। ठीक है, अगर आपने इक्वल के बाद प्लस लगाया और इक्वल के पहले प्लस लगाया, तो इन दोनों बातों के अलग अलग मतलब है। अब ए प्लस इक्वल टू 10 कंप्यूटर के अंदर कैसे प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं। ए प्लस इक्वल टू 10 का मतलब होता है कि आपने ए को प्लस करना है 10 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको आपने ए के अंदर डाल देना। ठीक है, तो ये देखिए, ये अर्थमेटिक और पीछे इक्वल असाइनमेंट, तो ये दोनों का जो मिक्सचर है ना, ये आपके पास इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो अगर आप ए प्लस इक्वल टू 10 लिखें या ए इज इक्वल टू ए प्लस 10 लिखें, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। ठीक है, अब इससे होता क्या है हम सी आउट करवा के देख लेते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं कि ए के साथ हम प्लस जो है ना बाद में लगा लेते हैं इस तरीके से। तो क्या आउटपुट आनी चाहिए ए की, वो देख लेते हैं। इसको रन करते हैं, तो वो देखें ए की वैल्यू 10 थी। आपने उसमें अपनी तरफ से 10 ऐड करना चाहा, लेकिन आपने पेपर में गलती से प्लस बाद में लगा दिया। तो उसने इस प्लस को ये समझा कि ये 10 के साथ प्लस है, कि पॉजिटिव 10 लिखा हुआ है आपने। अब इस प्लस को ले जाते हैं इक्वल के बैक साइड पे। अब इसको रन करते हैं, तो देखें आंसर आया 20। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी जो ए में वैल्यू थी उसके अंदर मजीद 10 ऐड कर दिया जाए। यानी कि अगर मैं इसको 30 लिखता हूँ और अब रन करता हूँ, तो 30 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, और अगर आपने इस प्लस को इसके बाद लिख दिया, तो ए की चूंकि वैल्यू 30 थी, बीच में 10 ऐड हो रहा था, 40 हो रहा था। बट आपकी इस मिस्टेक की वजह से क्या हुआ कि ये 10 जो है ये ए को असाइन हो गया, और अब आउटपुट में 30 प्लस 10 40 की बजाय जस्ट 10 आ गया। ठीक है, तो ये होता है आपके पास प्लस वाला, क्या इसको कहेंगे, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से अगर आप ए के साथ लिखेंगे स्टैरिक इक्वल और लिखेंगे 10, तो आपके पास जो ए की वैल्यू है उसको वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 3 1 3, 30 10 जो है वो 300 बनता है। हाँ, 300 बनता है, तो आंसर आपके पास 300 आएगा। तो इसको रन करके देखते हैं, 300 आ गया।
और इसमें अगर आप प्लस की तरह अगर आपने ये गलती कर दी तो जरा गौर से देखिएगा स्क्रीन पे क्या आउटपुट आती है। कोई आउटपुट नहीं आई जी। इनवैलिड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ यूनरी हैव इंट। ठीक है, अगर आपने प्लस का साइन, सॉरी स्टैरिक का साइन अगर आपने बाद में यूज किया तो ये एरर आएगा। वैसे तो प्लस का साइन जो है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं एड्रेस के लिए। जैसे आप यहाँ पर अगर स्टैरिक इस्तेमाल करते हैं ना पॉइंटर के लिए। अच्छा, वो ऐड का सिग्नेचर है, ठीक है, उसके जरिए आपका एड्रेस आता है। ठीक है, ये भी चले किसी टाइम आपको समझा दूंगा कि ये क्या होता है। तो इसका मतलब है कि आपने स्टैरिक अगर बाद में इस्तेमाल किया तो आपके कंप्यूटर में बग है। ठीक है, आज आप ये भी जरा क्लियर करते जाए साथ साथ कि जैसे आपने ऊपर वाली लाइन में लिखना था ना a+= 10, तो आपके पास आउटपुट आनी चाहिए थी 30+10=40। तो ये देखे 40 आ गई। बट अगर आपने मिस्टेक ये कर दी कि आपने यहाँ पर प्लस डाल दिया तो आपके पास 30+10 40 आने की बजाय 10 आ गया। तो इसको कहेंगे लॉजिकल एरर। क्या कहेंगे? लॉजिकल एरर। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ लॉजिकल एरर को भी। कि अगर आपने ये काम कर दिया, हालांकि प्लस आपने पहले लिखना था, तो ये लॉजिकल एरर कहलाएगा। और इसी तरीके से अगर आपने स्टैरिक पहले डालना था और स्टैरिक आपने डाल दिया बाद में, तो अब आपके पास जो एरर आया है वो सिंटैक्स एरर है। ठीक है, सिंटैक्स एरर वो होता है जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं होने देता। और लॉजिकल एरर वो होता है कि आपका प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाता है बट आपकी डिजायर्ड आउटपुट नहीं आती लॉजिकल एरर में। इसी तरीके से डिवाइड का भी होगा। a=10, तो 30 है तो डिवाइड करेगा तो क्या आंसर आएगा? 3। तो 3 आपके पास आउटपुट आना चाहिए। इसी तरीके से मॉड्यूलस का भी होगा। और मॉड्यूलस के आंसर में आपके पास आना चाहिए 0। 0 क्यों आना चाहिए? क्योंकि जो 30 है वो 10 पे चला जाता है। 10 3 × 30 होता है पूरा पूरा, तो रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचता। जब रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो बच्चों ये 3 4 चीजें थी जो आज हमने पढ़नी थी। अब लेट्स सपोज यहाँ पर 31 होता ना तो आपके पास 1 रिमाइंडर बचता। 1 मिनट से कम रह गया है क्लास का। आपके कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम क्लास को आज टाइमली वाइंड अप कर देते हैं। 32 है तो डिवाइडेड बाय 10 किया तो 2 रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर 10 3 × 30, 2 बच गया। बच्चों तीनों जल्दी से बता दें अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो आप यस सर नो सर कुछ भी लिख दें। समझ आ गया आज का टॉपिक? ठीक है बच्चों, क्लास ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। लेक्चर जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह।